हेलो मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं और अभी तक जान भी चुके होंगे कि आज का करंट अफेयर का सेगमेंट एक खास सेगमेंट है। वो खास इसलिए है क्योंकि भारत का एक नया गौरवशाली अध्याय लिखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज से लगभग 40 से 50 वर्षों पहले भारत के स्पेस प्रौद्योगिकी को एक हंसी के रूप में विदेशों में देखा जाता था। विदेश हम लोगों पर हंसते थे कि जहां भोजन पर्याप्त नहीं मिलता है, वहां के लोग अंतरिक्ष में जाने के सपने देख रहे हैं, चंद्रमा पर जाने के सपने देख रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ हम लोगों ने अपने महत्वाकांक्षाओं को भी मद्देनजर रखा और उन्हें पूरा भी किया। आज कई ऐसे विकसित देश हैं जहां के लोग या जहां की सरकारें अभी भी अंतरिक्ष में वे कामयाबी हासिल नहीं कर पाई हैं जो शायद भारत अभी उनको पूरा कर चुका है। तो उसी अध्याय में एक खास अध्याय आज जोड़ा गया है। वो है लगभग 41 सालों के बाद एक भारतीय एयरफोर्स के पायलट शुभांशु शुक्ला ने फिर से अंतरिक्ष में जाकर के भारत का नाम रोशन किया है। इसके पहले लगभग 41 सालों के पहले रशिया के साथ एक एग्रीमेंट के तहत भारत के एक और अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम राकेश शर्मा है वो गए थे, लेकिन वो केवल अंतरिक्ष में जाकर वापस आ गए थे। और इस बार जो शुभांशु शुक्ला जाएंगे वो अंतरिक्ष में जाकर के वहां पर पाए जाने वाले स्पेस स्टेशन में कुछ दिनों के लिए रुकेंगे। वहां पर जाकर के जो कार्य पृथ्वी से नहीं हो पाता है, अंतरिक्ष यात्री वो कार्य अंतरिक्ष स्टेशन में जाकर के पूरा करते हैं। अंतरिक्ष के रिसर्च के बारे में, वहां के अध्ययन करना, वहां से जाकर के अन्य ब्रह्मांड की चीजों के बारे में जानना, वो सारी चीजें हम लोग अंतरिक्ष स्टेशन में जाकर करते हैं। तो जैसा कि ये खबर अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, चर्चा में है और कई अखबारों में भी आई है, तो हम लोग इसको केवल अपने करंट अफेयर के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे। हम लोग ज्यादा वो डेटा नहीं लेंगे जो हम लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है। हम लोगों के लिए खास रेलेवेंट है कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट किए, कौन सा यह मिशन था, इसमें मिशन के अंतर्गत कितने अंतरिक्ष यात्री गए, कौन सी रॉकेट थी, कहां से भेजा गया, किस देश का स्पेस स्टेशन यूज किया जाएगा, या फिर वहां पर जाने वाले कौन कौन से नागरिक हैं, भारत का जो पायलट गया है या भारत का अंतरिक्ष यात्री जो गया है वो कैसे गए, वो सारी की सारी चीजें हम लोग यहां पर जानेंगे। तो जो हमारे लिए रेलेवेंट है उन्हीं चीजों को हमको जानना है, बाकी सारी चीजों को दरकिनार कर देना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बाकी केवल एक आम नॉलेज के लिए हम लोगों को ये सारा ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह एक जो मिशन है वो एक्जिम 4 है। एक्जिम सीरीज का मिशन है, एक्जिम 4 मिशन है जो मुख्य रूप से अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए है और वहां पर बने स्पेस स्टेशन में ठहरने के लिए है। तो यह भी एक यात्रा है जो अंतरिक्ष में जाकर के अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जिनको बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पर रुकना है, वहां पर ठहरना है, वहां पर जाकर के अन्य चीजों के बारे में जानकारियां लेनी है। यह जो है एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लोग जब यहां से जाते हैं तो जो कार्य पृथ्वी से नहीं कर पाते हैं वो अंतरिक्ष में जाकर के स्पेस स्टेशन से उसे पूरा कर देते हैं। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, ये अंतरिक्ष की एक प्रयोगशाला है। अगर हम देखते हैं कि एक्जिम नामक जो मिशन है वो इस एक्जिम स्पेस नामक एक निजी कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक्जिम 4 एक मिशन है जो एक्जिम एक प्राइवेट कंपनी है उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कहां पर है, अमेरिका के टेक्सास में स्थित है। तो पहली बात, ये जो एक्जिम कंपनी है वो कहां पर है, टेक्सास में स्थित है और स्पेस एक्स के साथ एक एग्रीमेंट के तहत कार्य कर रही है। तो स्पेस एक्स आप जानते हैं एलॉन मस्क की एक कंपनी है, उसके तहत ये एक एग्रीमेंट के तहत कार्य कर रही है। समझ में आ गया आपको? तो एक्जिम कंपनी स्पेस एक्स के साथ एक एग्रीमेंट के तहत जो कार्य कर रही है वो उसी मिशन में एक मिशन शामिल है, एक्जिम 4 मिशन। पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको ध्यान रखना है ये जो कार्य हो रहा है ये नासा यानी अमेरिका के स्पेस कंपनी जो है, स्पेस एजेंसी है, उसके अंतर्गत कार्य करेंगी। जो प्राइवेट कंपनियां तो हैं लेकिन नासा के अंतर्गत ही ये सारे कार्य करेंगे। अगर हम देखें तो एक्जिम 4 के तहत ये चौथा पूर्ण रूप से निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है, यानी कि सरकार के द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया है। यह पूर्ण रूप से प्राइवेट कंपनीज के द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों का यह चौथा मिशन है, जो अभी तक तो सक्सेसफुल रहा है, आगे हम लोग देखेंगे।
इस मिशन में मुख्य रूप से अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्रियों ने पार्टिसिपेट किया है। तो केवल अमेरिका नहीं है, केवल भारत नहीं है, अमेरिका के साथ भारत है, पोलैंड और हंगरी भी हैं, जिसमें कुल 4 अंतरिक्ष यात्री हो गए हैं। अगर इसके बारे में जानते हैं तो यह मिशन जो लॉन्च किया गया था, एक्सिम 4 रॉकेट 25 जून 2025 को शुरू की गई थी, यह लॉन्च की गई थी। कहां से लॉन्च की गई थी? यह नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर, ध्यान से इस चीज को नोट करना, कहां से, जैसे हम लोग कहते हैं तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं, उन्होंने कहां से किया? कैनेडी स्पेस स्टेशन सेंटर जो है वहां से, जो फ्लोरिडा में पड़ता है। और अमेरिका का जो लॉन्च पैड था उसको क्या बोलते हैं? लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उसका लॉन्च कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A है, जो लॉन्च स्टेशन का नाम है। इस पे जगह कहां से? फ्लोरिडा पे है। कहां पर है? कैनेडी स्पेस सेंटर, जो अमेरिका में है। क्लियर हो गया? इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। इसके बाद अगर देखें तो इसमें स्पेस एक्स का फॉल्कन रॉकेट यूज किया गया है, जो अपने आप में विश्व के सबसे पावरफुल रॉकेट्स में से एक है। ये रियूजेबल रॉकेट भी है, जो स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा, एक निजी कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया है। इसके बाद अगर देखते हैं तो इसमें जहां पर अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, उस पिट का नाम है क्रू ड्रैगन ग्रेस C213, जहां पर अंतरिक्ष यात्री रहेंगे और जहां से वो अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचेंगे। उसका नाम फिर से हम देख लेते हैं, उसका नाम है क्रू ड्रैगन ग्रेस C213 है। इतनी चीजें हमारे करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट जब देखते हैं तो दूसरा पॉइंट यह है कि आईएसएस की जो कक्षा है ये क्या है, आईएसएस कहां पर पाया जाता है? तो आईएसएस जो पाया जाता है वो एलईओ में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? एलईओ में, लो अर्थ ऑर्बिट में पाया जाता है। तो कई प्रकार की ऑर्बिट्स होती हैं, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये इस तरह की कई ऑर्बिट्स होती हैं। तो उनमें से एक ऑर्बिट है लो अर्थ ऑर्बिट, यानी पृथ्वी से बहुत ज्यादा नहीं, 200 किलोमीटर के बाद ही एक ऑर्बिट कक्षा पाई जाने लगती है, जहां पर ये कक्षा अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन होते हैं वहीं पर बने होते हैं। तो अगर इसकी दूरी देखते हैं तो लगभग 300 से 460 किलोमीटर के बीच में होती है। इनमें कहीं भी स्पेस स्टेशन पाया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर देखते हैं तो यह किस ऑर्बिट में है? लो अर्थ ऑर्बिट में है। लो अर्थ ऑर्बिट की खासियत यह होती है कि यह लगभग 90 मिनट में, यानी 1.5 घंटे में ही पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो जितना नजदीक ऑर्बिट होगा उतनी ही तेज एक चक्कर पूरा करेगा, और जितना दूर होता चला जाएगा उतनी ही धीमे धीमे उसको एक चक्कर पूरा करने में टाइम भी लगता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अंतरिक्ष में अगर पूछा जाए स्पेस स्टेशन कहां होते हैं? एलईओ में होते हैं। एलईओ मतलब लो अर्थ ऑर्बिट। लगभग उसकी रेंज क्या होगी? तो 350 लेकर के 450 किलोमीटर, यानी 370 से 460 किलोमीटर तक की होगी। ये इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होते हैं वो लगभग 90 मिनट में अपनी एक पूरी दूरी को, अपने एक पूरी चक्कर को पूरा कर लेते हैं। और इसमें अगर हम देखते हैं तो यहां पर माइक्रोग्रेविटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, माइक्रोग्रेविटी को आसानी से अनुभूत किया जा सकता है और माइक्रोग्रेविटी में काम करने में हम दक्ष हो सकते हैं। माइक्रोग्रेविटी क्या होती है? माइक्रोग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर ग्रेविटी लगभग शून्य हो या फिर ग्रेविटी बहुत कम हो, और ऐसे क्षेत्र में काम करने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं, तो वहां पर हमको एक्सपर्ट बनना होता है काम करने के लिए। कई बार आप वीडियोस देखते होंगे तो उस स्पेस क्राफ्ट में या उस सैटेलाइट में ढेर सारे एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उनके बाल उड़ते रहते हैं। जब वो पानी को खोलते हैं बॉटल तो धीमे धीमे पानी बाहर निकलता है, या फिर वो आसानी से उड़ करके एक कॉकपिट से दूसरे में चले जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं आप देखते हो, ये माइक्रोग्रेविटी के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसी जगह पर काम करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन ये सीखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप सीखोगे नहीं तो स्पेस स्टेशन में काम नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए ये भी जरूरी है। इसलिए क्या है कि इस कक्षा में हम माइक्रोग्रेविटी के बारे में भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं और प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो देखो, ये जो पिट्स होते हैं जहां पर जो सैटेलाइट का मेन भाग होता है, जहां पर अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो एक्सिम सीरीज के ये हैं, स्पेस एक्स के ये हैं, डिफरेंट अलग अलग ये रखे हुए हैं, आपके सामने दर्शाए गए हैं। तो इसी में अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं? रॉकेट के द्वारा भेजे जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये देखिए फॉल्कन 9 रॉकेट है, आप देख रहे हैं इस तरह की रॉकेट होती है, लंबी लंबी रॉकेट होती है। कई प्रकार की आपने अलग अलग रॉकेट्स देखी होंगी, उनमें से एक ये रॉकेट है। ठीक है,
अब इस मिशन में अगर हम बात करते हैं तो ये मिशन भारतीयों के लिए क्यों खास हो गया? भारतीयों के लिए इसलिए खास हो गया कि भारतीयों में ही एक भारतीय शुभांशु शुक्ला जी इसका एक हिस्सा बने हैं। अगर इसके पहले देखें तो राकेश शर्मा जी इसका हिस्सा बने थे 1984 में, लेकिन वो गए थे सोवियत संघ के विमान से, जो कौन सा नाम था, सोयूज अंतरिक्ष यान था, इसमें गए थे। और ये कहां से गए हैं? ये गए हैं एक्सिम स्पेस सेंटर के द्वारा फॉल्कन 9 रॉकेट में, जो स्पेस एक्स बनाती है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर है। इसके साथ साथ अगर देखते हैं तो शुभांशु जी की ये यात्रा वाकई भारत को क्या करती है, थोड़ा सा गौरवान्वित करती है, और थोड़ा नहीं, माफ करिएगा, बहुत ज्यादा गौरवान्वित करती है, और भविष्य में इसके अन्य अवसर भी खुल सकते हैं भारत के लिए। इसके अलावा अगर देखते हैं इस मिशन के बारे में, तो एक्सिम 4 मिशन में कुछ खास कंपनियों का और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का इसमें सपोर्ट है, सरकारों का भी। पहला है एक्सिम स्पेस, जो निजी कंपनी है, जो अमेरिका की है। दूसरा है नासा, आप सभी को पता है। इसरो, आपको पता है इसरो कहां से है, इसरो यानी भारतीय कंपनी। इसके बाद देखते हैं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में अगर देखते हैं तो वो भी शामिल है। तो 4 मुख्य कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, पहले एक्सिम ने, दूसरा नासा ने, तीसरा इसरो ने, और चौथा ईएसए ने। इन चारों ने मिलकर के इस पूरे के पूरे अभियान को सक्सेसफुल बनाया है। इसके साथ साथ देखते हैं अगर हम चालक दल के बारे में, तो जो यहां से लोग गए हैं वो लगभग 14 दिनों तक आईएसएस में रहेंगे, और 14 दिनों के बाद वो वापस आ जाएंगे, जहां वो मुख्य रूप से माइक्रोग्रेविटी में अपने प्रयोग करेंगे और वहां पर सीखेंगे चीजों को। कौन सा प्रयोग? वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे, यानी कि रिसर्च, किस तरह से वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। नई तकनीकियों का परीक्षण करेंगे कि कौन कौन सी तकनीकियां यहां पर काम में लाई जा सकती हैं माइक्रोग्रेविटी के अंतर्गत, जो भविष्य में हम उनको उपयोग में ला सकते हैं। लोगों, खास तौर पर छात्रों को ये क्या करेंगे? प्रेरित भी करेंगे, जो मुख्य रूप से ऐसी गतिविधियों में भाग लेते हैं, जो स्पेस इंजीनियर बनना चाहते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग करते हैं। ऐसे नागरिक या ऐसे छात्र जो भारतीय हैं, वो कहीं ना कहीं से बहुत इंस्पायर होंगे, कि उनको भी लगेगा कि भविष्य में हम भी एक न एक दिन जा सकते हैं। अभी तक ऐसा भारत नहीं कर रहा था, या फिर भारत के लोग नहीं जा पा रहे थे, अब भारत इसमें भी पार्टिसिपेट करने लगा है। हम रॉकेट ही नहीं भेजेंगे, हम नागरिकों को भी भेजने लगेंगे। ठीक है, अगर हम आईएसएस के बारे में बात करते हैं, तो आईएसएस एक प्रकार की क्या होती है? प्रयोगशाला होती है, जो लगभग 370 से 400 किलोमीटर के बीच में होती है। पहली बार 1998 में यहां पर आईएसएस को बनाया गया था, यहां पर शुरुआत की गई थी, यहां पर लोग रहना शुरू किए थे, या फिर वहां परीक्षण करना शुरू कर दिए थे। अभी तक अगर देखें तो कुछ खास लोगों के पास ही आईएसएस है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर स्पेस स्टेशन है। नासा के पास है, यूरोपीय कंट्रीज के पास है, जाक्सा यानी जाक्सा जापान की कंपनी है, स्पेस कंपनी है, कनाडा के पास है, और रूस के पास है। भारत के पास अभी भी नहीं है, क्योंकि भारत ने अभी तक इतना ज्यादा एफर्ट नहीं किया है, या फिर धीमे धीमे उस पर प्रयोग कर रहे हैं। तो यही केवल देश है जिनके पास अभी भी हमारे क्या है, स्पेस स्टेशन है, जहां पर अंतरिक्ष यात्री जाकर के रुक सकते हैं, बाकी नहीं है अभी। इसके साथ साथ देखते हैं एक्सिम मिशन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहली, भारत में वैज्ञानिक प्रगति। इस तरह के जब मिशन होते हैं तो हमारे भारत में क्या होता है, कई नए नवाचार होते हैं, लोग रिसर्च करते हैं, कई प्रकार की नई और तकनीकियां बाहर आती हैं, और या फिर इजाद होती हैं, जिससे भारत को फायदा मिलता है। और भविष्य में क्या होता है, लोगों को लगेगा कि हम भी अंतरिक्ष योजनाएं कर सकते हैं, या फिर अंतरिक्ष में जा सकते हैं। उसके बाद तकनीकी विकास, कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिलता है, कि माइक्रोग्रेविटी में कौन से इंस्ट्रूमेंट काम करेंगे, किस तरह से काम करना है, किस तरह से नहीं काम करना, किस रॉकेट को हम बनाएं। ये कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता है, और एक नई दिशा दर्शाई जाती है, इससे एक नई प्रगति आ जाती है। समझ में आ गया? अगर हम प्रेरणा की बात करते हैं, तो प्रेरणा आप सभी को पता है कि नए जो युवक हैं वो इससे प्रेरित होते हैं, और कहीं ना कहीं से ये प्रेरणा उनके आगे भविष्य के लिए अच्छी होती है। अगर वैश्विक उपस्थिति को देखें तो शुभांशु शुक्ला ने यह दर्शा दिया है कि भारत भी उन देशों की श्रेणी में है जो वाकई स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन बना चुके हैं। भले अभी तक स्पेस स्टेशन भारत का नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा वो दिन दूर भी नहीं है जब भारत का स्पेस स्टेशन नहीं होगा। भारत ने कई बड़े बड़े कारनामे किए हैं स्पेस में, और ये भी एक भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो कुछ समय के बाद भारत में होगा।
अगर शुभांशु शुक्ला के बारे में बात करते हैं तो ये लखनऊ के, जहां पर मैं हूं इस टाइम, जहां से रिकॉर्डिंग हो रही है, लक्ष्य आईएएस का मेन सेंटर, यहीं पर अलीगंज, यहीं से पढ़े हुए हैं। जो एक स्कूल है सीएमएस, वहां की एक ब्रांच से पढ़े हुए हैं। इसके बाद इन्होंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद इस मिशन का हिस्सा बने। अगर हम इसके बाद भी देखते हैं तो ये केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं, इसके अलावा भी भारत में क्या फायदा मिलेगा। शुभांशु शुक्ला जी वहां पर कुछ खास चीजें सीखेंगे जो भारत को जो अंतरिक्ष मिशन है उसके लिए अनिवार्य होगा। पहला, माइक्रोग्रेविटी में रहना, किस तरह से रह सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं। नई तकनीकियों का वहां पर प्रशिक्षण करना, किस तरह से नई तकनीकियों को यूज में ला सकते हैं जिससे वहां पर जीवन सरल हो सके। और इसके साथ साथ वैश्विक मंच में भारत का प्रतिनिधित्व क्या होगा, वैश्विक मंच पर भारत का वो प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं कि भाई साहब सभी को पूरे विश्व में पता चल जाता है कि अभी एक्जिम 4 मिशन के तहत 4 लोग भेजे गए हैं, उनमें से एक भारतीय भी है। ये अपने आप में क्या होता है, गौरवान्वित विषय होता है। और इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं से भारत को एक अलग पुश मिलता है। समझ में आ गया। तो ये जो करंट अफेयर का सेगमेंट था आपके लिए था, जिसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे गए थे। हम लोगों को ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, ज्यादा डेटा हम लोगों को नहीं पढ़ना होता, हम लोगों को सिलेक्टेड डेटा पढ़ना है, बस उतना ही हमारे लिए रेलेवेंट है। तो इसको आप शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए, आपके लिए एक फायदेमंद रहेगा। और इस तरह के करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं। मैं इस चीज को दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये करंट अफेयर पूछा जरूर जाएगा 110%। लेकिन अब आयोग की मंशा है वो किस तरह से पूछेगा कि भी हाल में एक्जिम 4 मिशन में कौन सा रॉकेट यूज हुआ था, कितने लोग कहां से गए थे, उसमें कितने दिन रुकेंगे, उस चैम्बर का क्या नाम था, कहां पर हुआ था, किस स्थान से हुआ था, उस स्पेस सेंटर का क्या नाम है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको दे रखे हैं। तो इस तरह का करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं तो हर एक चीज कॉन्सेप्ट्स के अनुसार क्लियर हो जाती है। और जब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होती है तो आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का करंट अफेयर इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।